टॉपिक है यूजीसी एनटीए नेट या जेआरएफ परीक्षा जून 2020 है। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रश्न पत्र फर्स्ट है। ठीक है, ये 12 नवंबर 2020 का है। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अधिगम परिणामों के संदर्भ में शिक्षण की पद्धति और प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर करना होगा। इसका है व्याख्या सहित समालोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन के संदर्भ में शिक्षण की पद्धति में प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर करना होगा। सेकंड है, नीचे दी गई अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर समग्र दृश्य अधिगम शैली से जुड़ी है। इसमें है ऑप्शन, इसका है इसमें ऑप्शन व्याख्या सहित निर्भर ब्रैकेट में समग्र या दृश्य अधिगम शैली के अंतर्गत अधिगमकर्ताओं द्वारा अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना तथा अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। फिर सेकंड है, निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशनात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित है। यह ऑप्शन सेकंड, इसका है ऑप्शन बी, उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्रियों की उपलब्धता, स्मार्ट क्लासेज की उपलब्धता तथा अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परख प्रतिमान शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो अनुदेशात्मक विधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित है। फोर्थ है, जब कोई परीक्षा पद्धति किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्राओं के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसमें है व्याख्या सहित निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण पद्धति किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्राओं के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण पद का प्रयोग सर्वप्रथम ग्लेसर 1963 ने किया। फिर फिफ्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में नवाचार का घोतक है। यह ऑप्शन सी व्याख्या सहित विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में नवाचार का घोतक है। यह प्रणाली शिक्षक केंद्रित से अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण की ओर ले जाती है। यह विद्यार्थियों को लचीलापन प्रदान करती है और उन्हें अंतर वैश्विक तथा अंतर वैश्विक कार्यक्रम उपलब्ध कराती है। 6 नंबर है, नीचे दी गई सूची में गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प की पहचान कीजिए। इसका है आंसर व्याख्या सहित सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु व्यक्ति के साझा अनुभवों की तलाश करना, एक समूह के लोगों की साझी संस्कृति की तलाश करना, लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तियों की कहानियों की तलाश करना आदि गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प है। गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझना होता है। फिर 7 नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम को दर्शाता है। यह ऑप्शन है ए, क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित अध्ययन के लिए सही क्रम निम्न है नियोजन, योजना पर कार्य, प्रेक्षण और विमर्शी अनुचिंतन। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। फिर 8 नंबर, अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किन किन चरणों में होता है। इसका व्याख्या सहित है आईसीटी का प्रयोग अनुसंधान में बहुत व्यापक है, जहां आजकल वैज्ञानिक अनुसंधान समर्थक पर इसके बिना विचार करना कठिन है। दिए गए चरणों में से अनुसंधान में आईसीटी का प्रयोग निम्न चरणों में होता है। संबंधित अध्ययन का सर्वेक्षण, पद्धति विश्लेषण, संदर्भों
को सूचीबद्ध करना और शेष चरणों के लिए ICT की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। नीचे 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 में अनुसंधान में प्रयुक्त प्रमुख शब्द हैं, जबकि सेट 2 में उनका वर्णन दिया गया है। दोनों सेटों को सम्मिलित कीजिए। इसका है सही व्याख्या सहित परिकल्पना का अध्ययन की समस्या के संभावित समाधान को दर्शाने वाला अंतिम कथन। फिर प्रतिदर्श, यह परिभाषित समुच्चय से प्राप्त लघु समुच्चय। फिर अनुसंधान अभिकल्प। 5वां है अनुसंधान हेतु संप्रत्यात्मक ढांचा। फिर अनुसंधान उपकरण, तथ्यों और सूचनाओं को एकत्रित करने की तकनीक। फिर 10 नंबर, एक अनुसंधानकर्ता शोध परिणामों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण असवमेव संपुष्ट हो जाए। ऐसी दशा में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा संबंधित होगा? इसका है आंसर व्याख्या सहित यदि एक अनुसंधानकर्ता शोध परिणामों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण असवमेव संपुष्ट हो जाए, तो ऐसी दशा में शोध नैतिकता का मुद्दा संबंधित होगा। शोध नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता को बनाए रखे, जिसका अर्थ है कि शोधकर्ता पूर्वाग्रह से बचे। फिर 11 नंबर है, नीचे दिए गए 2 कथन हैं, जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर के रूप में चिह्नित किया गया है। अभिकथन ए, कक्षा की स्थिति के अनुसार संप्रेषण के कुछ माध्यम अन्य की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। तर्क आर, ये किसी माध्यम का चयन छात्रों के लिए संदेश की प्रकृति से सीधा संबंध रखता है। इसमें आएगा व्याख्या सहित ए, कक्षा में संप्रेषण का माध्यम विशिष्ट होना चाहिए, जिससे शिक्षक द्वारा दिया जाने वाला संदेश छात्र को पूर्णतः समझ में आ सके। उदाहरणतः अगर कक्षा में संप्रेषण की भाषा स्थानीय या छात्रों के अनुरूप हो, तो उन्हें अध्यापक द्वारा दिए जा रहे संदेश को समझने में आसानी होगी और संप्रेषण या अध्यापन का उद्देश्य पूर्ण होगा। अतः अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। छात्रों के संप्रेषण कौशल को किसकी सहायता से सुधारा जा सकता है? यह ऑप्शन इसका संचार छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। 7C के अनुसार स्पष्ट, संक्षिप्त, मूर्त, सही, सुसंगत, पूर्ण और विनम्र संचार कौशल को विकसित करता है। कुछ महत्वपूर्ण संचार कौशल जो छात्र के संचार कौशल को बढ़ाने में सहायक है, निम्नवत हैं। तकनीकी का प्रयोग, श्रवण, सहक्रिय भागीदारी, समूह प्रस्तुतिकरण या विचार विमर्श। फिर विस्तृत जवाब वाले प्रश्न, महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने वाले कार्य और गतिविधियों का उपयोग करें। शब्दावली का विभेदक अनुप्रयोग है। पढ़ने की रणनीति। फिर इसमें 13 नंबर में आएगा व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को कहा जा सकता है। ऑप्शन सी है व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण एक व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण एक सुरक्षित कक्षा के अंतर्गत होता है, जहां छात्र आनंदपूर्वक अपना अधिगम करते हैं। चूँकि कक्षा संप्रेषण में अध्ययनरत छात्रों का समूह होता है, अतः व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत लाया जा सकता है। कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु शिक्षक को द्वारा शुरुआत करनी चाहिए। यह इसमें है एक शिक्षक का किसी की ताकत और कमजोरी, वास्तविकता की स्वीकृति और किसी की
क्षमता के प्रयास को जानना होता है। अतः एक शिक्षक को कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु एक श्रोता संवर्ग का विशेषण से शुरुआत करनी चाहिए। संप्रेषण में प्रयुक्त होने वाले एंट्रोपी की अवधारणा का संबंध है। ऑप्शन सी है। एंट्रोपी का अधिकतम पर्याप्त डेटा गति, शोर और बैंडविड्थ से सीधा अनुपातिक संबंध है। एंट्रोपी जितना अधिक होगा, सिग्नल में त्रुटि उतनी ज़्यादा व्याप्त होगी। संप्रेषण में एंट्रोपी एक प्रक्रिया के रूप में संदर्भित होती है जिसमें समय बिताने के साथ क्रम बिगड़ता जाता है। दिए गए क्रम में आगामी संख्या क्या होगी? इसका है ऑप्शन ए 1344 होगी। फिर इसमें दिए गए क्रम में लुप्त अक्षर क्या होगा? इसका ऑप्शन बी है VWU है। व्याख्या और इस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को 3 अक्षरों के विशिष्ट समूह में दर्शाया गया। विषम स्थानों पर वर्णमाला को A से Z तक तथा सम स्थानों पर इन वर्णमाला को Z से A उल्टे क्रम में लिखा गया है। इस विशिष्ट समूह में 3 अक्षरों के समूह में लिखा गया है, जैसे 2, 3, 1। यह लिखित संख्या वर्णमाला को A से Z तक के क्रम संख्या को दर्शाता है। अतः B C A Y Z X E F D V W U H I G। फिर 18 नंबर है। विनोद की सास अमित की सास की माँ है। विनोद अमित से कैसे संबंधित है? ऑप्शन डी है। विनोद अमित का ससुर है। फिर है 19 नंबर है। एक निश्चित कूट भाषा FISH को EHRG लिखा जाता है। GUNGLE के लिए कूट क्या होगा? इसके लिए C होगा। ITMFKD। फिर 20वां, किसी कंपनी की 63% कर्मचारी महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों की संख्या 111 है तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? इसमें आएगा 20 को आएगा सी आएगा। इसमें C आएगा 300। फिर इसमें 21 नंबर में आएगा प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि आत्मा है, आपको भी इसे मानना चाहिए। इस अनुमान में किस प्रकार का दोष है? ऑप्शन बी है एड पॉपुलम। उपर्युक्त तर्क में एड पॉपुलम तर्क दोष निहित है। एड पॉपुलम एक तर्क दोष है जिसमें लोगों के एक बड़े समूह की राय को आधार बनाकर तर्क का सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। फिर 22 नंबर, ईश्वर महान है क्योंकि वह महान कार्य करता है। इस अनुमान में किस प्रकार का दोष है? ऑप्शन डी है। इसमें है आत्मा से दोष। फिर इसकी व्याख्या है आत्मा से दोष एक तर्क दोष है जिसमें किसी तर्क वाक्य के समक्ष तर्क वाक्य से निष्कर्ष को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ ईश्वर के कार्य महान के आधार पर ईश्वर को महान सिद्ध किया गया है। फिर 23 नंबर है, कक्ष में अनिल की सहभागिता उदासीन है। उसके माता पिता भी उसे सक्रिय नहीं मानते, परंतु परीक्षा में उसका प्रदर्शन अच्छे से लेकर उत्कृष्ट तक है। अतः वह चुपके से एकांत में जरूर पढ़ता होगा। यह किस प्रकार के प्रमाण का उदाहरण है? ऑप्शन डी है अर्थापत्ति के माध्यम से हम दो तथ्यों के बीच विरोधाभास के परिणाम स्वरूप एक तथ्य की खोज करते हैं जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित होने के लिए ज्ञात हो। फिर 24 है, निम्नलिखित में से किस प्रमाण के संदर्भ में पूर्ववत और शेषवत का अंतर किया जाता है? ऑप्शन ए है अनुमान का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ज्ञान कुछ अन्य ज्ञान का
अनुसरण करता है। यह 3 प्रकार का होता है, पूर्वत, शेषवत, फिर है संयुक्त, दृष्टा, फिर है कौन वाक्य ए आई ओ ढांचे में उपयुक्त नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है, यह मेज पर रखे नमक में आयोडीन है, मेज पर रखे नमक में आयोडीन है, वाक्य ए ई आई ओ ढांचे में उपयुक्त नहीं हो सकता। फिर यह इसका ग्राफ, फिर इसके क्वेश्चन ये रहे। क्वेश्चन में 26 नंबर है, मांग की तुलना में अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या और उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या का अनुपात है। ऑप्शन डी है 2:3। इसका है व्याख्या, कंपनी बी और डी की मांग उत्पादन की तुलना में अधिक है, कंपनी ए, सी और ई का उत्पादन मांग की तुलना में ज़्यादा है, अतः मांग की तुलना में अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या बराबर 2 और उत्पादन की तुलना में अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या 3 है, अतः अभीष्ट अनुपात 2:3 है। किस कंपनी की मांग और उत्पादन का अनुपात न्यूनतम है? ऑप्शन बी है। फिर है 28 नंबर में आएगा, एक साथ सभी कंपनियों के कंप्यूटर के औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर है। ऑप्शन बी है 190। फिर है इसमें 29 नंबर में आएगा, कंप्यूटर की मांग उनके उत्पाद के सापेक्ष कितनी कंपनियों में कम है। कंप्यूटर की मांग उनके उत्पाद के सापेक्ष कितनी कंपनियों में कम है। ऑप्शन डी 2। व्याख्या, कंपनी बी और डी में उत्पादन की तुलना में मांग कम है, अतः कंप्यूटर उत्पादन की तुलना में कंप्यूटर की मांग कम हो, ऐसी कंपनियों की कुल संख्या 2 है। फिर 30 नंबर, कंपनी डी के कंप्यूटर की मांग कंपनी बी के कंप्यूटरों की मांग की तुलना में अधिक है। ऑप्शन बी है 2 गुना। फिर है 31 नंबर में आएगा, प्लास्टर निम्नलिखित में से किसके द्वारा ठीक तरह से वर्णित है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी है, प्लास्टर एक आउटपुट यंत्र है जिसका उपयोग सही पेन द्वारा छवियों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह कागजों पर बड़ी वेटर ग्राफिक फाइलों और डिजाइनों से बिंदु रेखा खींचकर हार्ड प्रांतीय बनाता है। प्लॉटर पहला कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस था जो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता था। फिर भंडारण इकाइयों के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए टेराबाइट, फिर लेस देन पेटाबाइट, लेस देन एक्साबाइट, लेस देन जेटराबाइट। ठीक है। फिर 33 नंबर है, ई कॉमर्स में निम्नलिखित में किसका क्रय और विक्रय शामिल है? ऑप्शन डी का इंटरनेट पर उत्पाद एवं सेवाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, ई कॉमर्स ने समाज की जीवन शैली को बदल दिया है। ई कॉमर्स की मदद से इन उत्पादों, सेवाओं और सूचनाओं को कंप्यूटर नेटवर्क से प्राथमिक रूप से इंटरनेट के जरिए खरीदा या बेचा जा सकता है। फिर अभिकथन ए और तर्क आर नामक 2 कथन नीचे दिए गए हैं। फिर अभिकथन ए इसमें आ जाएगा, इंट्रानेट किसी संगठन के भीतर परिकल्पक संसाधन और सूचना को साझा करने के लिए एक निजी नेटवर्क है। तर्क आर इंटरनेट का निजी संस्करण है। इसका आएगा आंसर। फिर बी इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है। यह केवल एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए बनाया गया था ताकि वे अपने संचार को बेहतर बना सके। एक इंट्रानेट सुरक्षित वातावरण में संवाद करने का एक आदर्श तरीका है, अतः
अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। फिर 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण प्रयोक्ताओं को दस्तावेज को कॉपी करने एवं इसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किसी बाहरी दस्तावेज जैसे चित्र या लिखित दस्तावेज को स्कैन करने या कॉपी करने के लिए किया जाता है। यह बाहरी दस्तावेजों को एक डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है और दस्तावेज को एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में बदलता है जिसे कंप्यूटर पर देखा या संपादित किया जा सकता है। फिर 36 नंबर पाएगा, निम्नलिखित सूची में से ठोस अपशिष्ट के स्रोतों की पहचान कीजिए। फिर इसमें ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में आवासीय क्षेत्र, संस्थानिक क्षेत्र तथा कृषि ठोस अपशिष्ट के स्रोत हैं। फिर 37 निम्नलिखित सूची में से मृदा प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी और व्याख्या सहित है इसका। दिए गए विकल्पों में औद्योगिक बहिस्राव नाभिक के अपशिष्ट का अवैज्ञानिक निस्तारण, विषाक्त प्रणालियों का अनुचित प्रबंधन मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। मृदा प्रदूषण के अन्य स्रोत हैं नगरीय तथा मेडिकल ठोस अपशिष्ट, खुली खदानें, ई अपशिष्ट, कीटनाशक तथा उर्वरक आदि। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन कच्छ वनस्पति की विशेषताओं को सुरक्षित घेरे के रूप में प्रतिबिंबित करता है। फिर है कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष दुर्बल तटरेखाओं की सुरक्षा करते हैं क्योंकि ये मिट्टी को जोड़कर रखते हैं। यह कथन कच्छ वनस्पति की विशेषताओं को सुरक्षा घेरे के रूप में प्रतिबिंबित करता है। फिर है वाष्पशील जैविक VOC के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन बी है वाष्पशील जैव यौगिक VOC की वजह से कैंसर हो सकता है। ये प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा, स्मॉग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाष्पशील जैव यौगिक के स्रोत हैं पेंट, लकड़ी, परिरक्षक, एरोसोल स्प्रे, कलिंजर और कीटनाशक आदि। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक पहल को मजबूत करना पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य है। फिर 41 का है हीनयान के विशिष्ट अध्ययन के लिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय था। व्याख्या संहिता है इसका। यह हीनयान के विशिष्ट अध्ययन के लिए वल्लभी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। यह बौद्ध अध्ययन खासकर हीनयान बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। गैर परंपरागत अधिगम कार्यक्रमों की पहचान कीजिए। ऑप्शन डी है गैर परंपरागत अधिगम के मुख्यतः दूरस्थ अध्ययन एवं ऑनलाइन अध्ययन सम्मिलित होते हैं। गैर परंपरागत अधिगम निम्न है वृद्धि, परिचर्चा, विज्ञान, नैतिक हेरफेर, पालतू पशुओं की देखभाल। फिर कौशल अधिग्रहण, स्किल एक्विजिशन तथा ज्ञान अभिज्ञाता, नॉलेज, अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड, प्रमोशन, संकल्प, परियोजना की परिणति, क्षेत्रों की पहचान कीजिए। फिर 43 का आएगा संकल्प परियोजना की परिणति क्षेत्र निम्न है। ये संस्थानिक सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, समावेश, फिर किसी एजेंसी के माध्यम से विदेश में नियोजन, फिर
अन्य रूप से त्रिवर्षीय कार्य योजना 2017-18 से 2019-20 में नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध शासन के संबद्ध क्षेत्र में हुए सुधार को पहचानिए। इसका आएगा नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध शासन के संबद्ध क्षेत्र में त्रिवर्षीय कार्य योजना 2017-18 से 2019-20 के अंतर्गत सुधार क्षेत्र निम्न है। सिविल सेवा, निर्वाचन संबंधी, भ्रष्टाचार से संबंधित 45 मूल्य शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रक्रम को अपेक्षाकृत उन्नत चरण माना जाएगा। इसका आएगा मूल्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। एकीकरण के माध्यम से मूल्य समेकन मूल्य शिक्षा के संदर्भ में अपेक्षाकृत उन्नत चरण माना जाएगा। फिर है इसमें है गद्यांश। निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 2 अंतर विरोधों में मानवाधिकारों के तर्कमूलक और व्यवहारिक प्रयोग के बारे में सूचना प्राप्त होती है और इसे समस्याप्रद बनाया जाता है। प्रथम तत्व यथार्थपरक और प्रत्यक्ष राजनीतिक है। इसका संबंध मानव और राजनीतिक के मध्य संबंध से है और सामान्यतः यह राजनीतिक आचार क्षेत्र से संबंधित है। अन्य तत्व लगभग ज्ञान मीमांसक और नैतिक है। इससे इस मुद्दे का समाधान किया जाता है कि व्यक्ति की सूझबूझ क्या है और वह विचार और वास्तविकता अथवा नैतिकता, सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षता के मध्य संबंध को व्यवहार रूप देता है। इनमें से प्रत्येक की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि मानवाधिकार में 2 प्रकार की अवधारणाएं और व्यवहारिक संबंध सन्निहित है जो अंतर्भूत रूप में मित्रवत है और इन्हें एक माना जाता है। इस क्रम में उनके संबंध में अंतर्निहित अनुपूरक भाव के अभाव की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार मानवाधिकार के विमर्श में मानवाधिकार की उत्पत्ति, इतिहास और इसकी प्रकृति के अंतर्विरोधी गुणों को विचार और व्यवहार के रूप में संश्लेषित एवं अवरुद्ध किया गया और इसे नैतिक और राजनीतिक व्यवहार के अवधारणात्मक तत्व अथवा मार्गदर्शक के रूप में स्वयं प्रमाणित स्वरूप से विलग किया गया। अंतर्विरोध सदैव मानवाधिकार के प्रयोग पर अभिलक्षणिक गुण रहा है। अपने तर्कमूलक उद्भव के समय से ही आरंभिक विरोधाभास का समाधान नहीं हुआ है। इसमें बहुत अधिक नई पुनरावृत्तियां हैं, अर्थात वे सभी जिनका आरंभ UDHR मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में हुई थी, जिसमें सरकारों की पहचान मानवाधिकारों के परिवर्तन के निमित्त एक प्रतिज्ञा के रूप में की गई। अंतर्विरोधों का संयोजन अधिक प्रभावी विशेषता है जिसमें मानवाधिकारों की व्याख्या समस्त मानव समाज के उत्थान के लिए अभिकल्पित एक राजनीतिक घटना होने के अलावा पराराजनीतिक परिघटना के रूप में की गई है। फिर 46 नंबर, मानवाधिकार अंतर्विरोध का प्रथम महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन डी है, ये राजनीतिक आचार। मानवाधिकार अंतर्विरोध का प्रथम महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीतिक आचार से संबंधित है। फिर 47, मानव अधिकारों के ज्ञान मीमांसक अंतर्विरोध निम्नलिखित में से किसकी सूझबूझ से संबंधित है? यह 47 है, मानव अधिकारों के ज्ञान मीमांसक। फिर अंतर्विरोध मानव अधिकारों की सांस्कृतिक बीमाओं की सूझबूझ से संबंधित है। फिर है इसमें 48 में आएगा, मानव अधिकारों के 2 अंतर्विरोध की समझ में निम्नलिखित में से किसकी
अपेक्षा की जाती है। मानव अधिकारों के दो अंतर्विरोध की समझ में पूरक तत्वों के अभाव की उपेक्षा की जाती है। फिर 49 मानव अधिकार संबंधी विमर्श में निम्नलिखित में से किसका अभाव है? किसका अभाव है? यह है मानवाधिकार। देखो, मानवाधिकार संबंधी विमर्श में श्वेत सिद्ध की अवधारणा का अभाव है। मानवाधिकार में निहित वर्तमान अंतर्विरोध के लिए निम्नलिखित में से किसका सहयोग है? ऑप्शन डी है सीमा पारीय क्षेत्र में राजनीतिक परिघटना। इसमें व्याख्या मानव अधिकारों में निहित वर्तमान अंतर्विरोध के लिए सीमा पारीय क्षेत्र में राजनीतिक परिघटना का सहयोग है।